Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am again here with another video based on animal reproduction. This video is relevant for class 12th, KVS preparation, NEET and for other competitive exam. तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। तो जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो उससे पहले आता है लाइफ साइकिल कि जितने भी मेटोजोआज होते हैं, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें 2 डेवलपमेंटल पीरियड आते हैं। लाइफ साइकिल क्या होती है कि कितनी स्टेजेस में एक ऑर्गेनिज्म अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रोनिक पीरियड और पोस्ट एम्ब्रोनिक पीरियड इसमें इंक्लूड किया जाता है। एम्ब्रोनिक पीरियड में क्या आएगा कि जब फर्टिलाइजेशन से लेके और उसके पूरे फिटस बनने तक की जो प्रोसेस है उसको हम एम्ब्रोनिक पीरियड बोलेंगे। पोस्ट एम्ब्रोनिक पीरियड में आ गया हमारा, क्या आया हमारे, आया यहाँ पे फिटल या फिर बोले इनफेंसी पीरियड आ गया हमारा। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है, फिर आता है हमारा मिडल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। लेट जो चाइल्डहुड है उसको हम एडोलसेंस भी बोल देते हैं। उसके बाद बनते हैं एडल्ट और उसके बाद हम क्या आ जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं और फिर हम डेथ हो जाती है। तो यही पोस्ट एम्ब्रोनिक पीरियड में आता है। फिर अब लाइफ साइकिल की बात हो रही है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो ये जो मैंने बात की वो तो ह्यूमन के केस में हो गया, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। बट अगर प्लांट्स की बात करें तो उनमें एम्ब्रियोनिक पीरियड होगा, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड होगा। पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड जिसमें वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे और सीड वगैरह देंगे, फ्लावर देंगे, फ्रूट देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोथ की या बटरफ्लाई की, तो उनका जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वो लार्वल स्टेज तक चलता है जिसमें वो फीडिंग वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद वो यंग वंस बनते हैं और जब वो यंग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो 1-2 दिन के अंदर ही डेड हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर डेड हो जाते हैं। तो ये इनकी लाइफ साइकिल होती है। अगर यहाँ पे बात की जाए बैक्टीरिया, अमीबा की, तो वो क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। उसके बाद जब वो डिवाइड होते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू या मल्टीपल फिजन के थ्रू, तो वो जब डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होने के बाद ना तो उनकी मोर्टेलिटी स्टेज नहीं आती, वो इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल होते हैं वो, है ना। क्यों होते हैं इमोर्टल, हम उनको इमोर्टल क्यों बोलते हैं? दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल्स, क्योंकि जो अमीबा है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये दोबारा से आगे फर्दर 2 में डिवाइड होंगी। तो वो क्या करती है, एक अमीबा अपनी डॉटर सेल्स की फॉर्म में जीवित रहती है, इसलिए उसको इमोर्टल बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स कोई भी मेंबर एक स्पीसीज का सर्वाइव करता है, उस मैक्सिमम ईयर्स को लाइफ स्पैन बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस की मान लें अगर हम 70 ईयर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन रेस में मैक्सिमम ईयर 70 ईयर्स होते हैं जिसमें इंसान सर्वाइव करता है। ठीक है, अब लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे मैंने वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, क्योंकि मैं ये केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर फोकस कर रही हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पे बस उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। ऐसे तो we don't know how many organisms are there, so we can't discuss everyone, so we will only discuss the animals which are included in NCERT. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एलिफेंट की, तो 70 ईयर्स होती है, रोज की 5 to 7 ईयर्स तक होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। डॉग की 20 to 30 ईयर्स होती है, बटरफ्लाई की 1 to 2 ईयर्स, वीक्स, और जो क्रो है 15 ईयर्स, और बनाना ट्रीज की 25 ईयर्स। इट आल्सो डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन। एंड काउ जो है वो 20 ईयर्स, 25 भी हो सकता है। पैरेट है 140 ईयर्स, इसे मैक्सिमम हो गई, हमारे से भी ज़्यादा होती है पैरेट की। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स अप्रोक्स ह्यूमन। एंड क्योंकि इंसानों की तो 100 और 150 के करीब होती थी पहले, बट अब हमारा जो न्यूट्रिशन है वो चेंज हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से अप्रोक्स 60 to 70 के बीच में आके अटक गई है। पर अगर आप यूएसए वगैरह की बात करें तो वहाँ पे 40 होती है हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है। फ्रूट फ्लाई जो है उसकी 40 to 50 डेज फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला होती है। जैसे अगर आपने देखा जो बनाना है उसको कई दिन रख देते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी जो फ्लाइज आ जाती है उसको ड्रोसोफिला बोला जाता है। राइस प्लांट 6 मंथ, हमें पता है 4 to 5 मंथ्स भी मान के चल सकते हैं। टोटवाइज 100 to 150 ईयर्स। और बनाना ट्री की हम एवरेज माने तो 300 ईयर्स मान के चलते हैं। पर क्या होता है कि उसकी जो रूट होती है वो नीचे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, अगर उसको मिट्टी तक पहुंच जाती हैं, वो सॉइल तक पहुंच जाती हैं, और बहुत सारे लोग उस पर मतलब उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो उनकी जो ब्रांच है वही फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती जाती है, वो रूट्स का काम करती जाती है। तो क्या होता है वो 1000 ईयर तक जिंदा रह सकते हैं, और इससे मैक्सिमम भी रह सकते हैं। मतलब अभी तक ये फुली आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि बनाना ट्रीज कितने टाइम तक रह सकती है। सेम काऊ का भी नहीं आइडेंटिफाई किया गया है, सेम बनाना ट्री का भी नहीं आइडेंटिफाई किया गया अभी तक। मतलब ये बस हम मान के चलते हैं कि एवरेज इतना होता है, अप्रोक्स इतना होता है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म फॉर बनाना ट्री। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो एवरेज है जिस पे पॉपुलेशन सर्वाइव करती है, हाफ पॉपुलेशन। जिसमें ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो हाफ पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 60 to 70 तक ही सर्वाइव करवाती है। कुछ तो होते हैं जो 112 साल भी जीते हैं, कुछ होते हैं जो 90 जीते हैं, कुछ होते हैं जो 40 ही जी पाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाफ पॉपुलेशन कितना शो कर रही है लाइफ स्पैन।
अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यंग वन प्रोड्यूस करता है। अगर यंग वन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी रहेगी अर्थ पे, है ना। तो ये एक यूनिक फिनोमिना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है। अब रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उससे पहले अगर मैं बेसिक फीचर्स की बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो क्या होता है इसमें? डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब एक ऑर्गेनिज्म मान लो, अमीबा का ही मान लो यहाँ पे, उसमें क्या है? डीएनए है, ठीक है। तो उसका डीएनए रेप्लिकेट होगा तभी तो जो वो दो डॉटर सेल्स बनाएगी तो उनमें इक्वल अमाउंट में क्या होगा? उसका डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेल डिवीजन प्रोसेस होनी नेसेसरी है, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगी तो 1 से 2 नहीं बन पाएगा, 2 से 4 नहीं बन पाएगा, 4 से 8 नहीं बन पाएगा, तो वो आगे एक्सपेंड नहीं हो पाएंगी। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन और म्यूटिक डिवीजन दोनों होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज यूनिट, जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं, जैसे प्लांट्स में स्पोर हो गए, ओवेरी हो गया, है ना। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें स्पर्म और ओवा हो गए। तो ये माइटोटिक बॉडीज, सॉरी, रिप्रोडक्टिव बॉडीज फॉर्म होती हैं और ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है हमारी ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जैसे एग है और स्पर्म है, दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में फिर आगे फर्दर क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा और डिवाइड होकर वो ब्लास्टुला गैस्ट्रुला ये सब बनाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑफ स्प्रिंग के ऑर्गन्स बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और फिर वो ऑर्गेनिज्म फुली डेवलप हो जाएगा। तो टाइप की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव बॉडी फॉर्म नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फीमेल इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो कि हमारे क्या होते हैं? गैमेट्स, वो फॉर्म होते हैं। तो अगर मैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बेसिकली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो अगर मैं बाइनरी फिजन की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब डिवीजन होना, ठीक है, फ्रीज हो रहा है, डिवीजन होना पेरेंट का 2 स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में, बेसिकली अमीबा में मिलेगा, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड हो रहा है ना। 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो रहा है मतलब बाइनरी 2 में ही डिवाइड होगा, दोनों इक्वल साइज की होंगी और दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे किसका? जेनेटिक मटेरियल का। तो यहाँ पे क्या होता है? पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म अपना साइज इंक्रीज करता है, उसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद वहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। फिर इसमें हम इसी को फिजन की प्रोसेस को हम डिफरेंट नाम दे देते हैं, जैसे सिंपल बाइनरी फिजन, जैसे मैंने अभी अमीबा के बारे में डिस्कस किया। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जिसमें क्या होता है? प्लेन जो होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का, बस वो डिफर करता है। वो कैसे हो जाता है? ट्रांसवर्स प्लेन हो जाता है। तो ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। पैरामीशियम किस में आते हैं? हमारे प्रोटिस्टा में, है ना, यूकैरियोट्स में आते हैं, और प्लेनेरिया, ठीक है। इन दोनों में ट्रांसवर्स फिजन होता है, मतलब इस डायरेक्शन में होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन में वो अपने साइटोप्लाज्म को और अपनी न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, इसलिए ट्रांसवर्स बोल दिया। लॉन्गिट्यूडनल इसलिए क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वे में वो अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। और ये किस में देखने को मिलता है? यूग्लिना में, है ना। यूग्लिना में देखने को मिलता है। यूग्लिना हमारी क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, और वोर्टिसिला में देखने को मिलता है। मल्टीपल बाइनरी फिजन हमारा प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम जो हमारे किस में होता है? एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर सर्वाइव करता है और कैमलेरिया को कोज करता है। तो उन सब में मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है, जिसमें एक है ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है पहले, मतलब कैरियोकाइनेसिस पहले होती है, इतनी बार हो जाती है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और वो डिस्पर्स कर देगा स्पोर की तरह इन न्यूक्लियाई को, और वो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस किस में देखने को मिलता है? पहले जैसे मैंने बात की प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, ये कुछ अमीबास में देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं इनके भी, ठीक है। मोनोसिस्टिस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ मल्टीपल फिजन की, मोड ऑफ मल्टीपल फिजन भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स बाय एमाइटोसिस टू प्रोड्यूस मैनी न्यूक्लियाई। तो वो डिफरेंट टाइप्स से होता है, जैसे इंसिस्टेशन प्रोसेस से होता है, इंसिस्टेशन प्रोसेस। ये कब होता है? ये जब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए। तो इसमें जो अमीबा है अपनी सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा और एक 3 लेयर का हार्ड सब्सटेंस फॉर्म करेगा, और बोले तो सिस्ट फॉर्म करेगा। इस फिनोमेना को इंसिस्टेशन प्रोसेस बोला जाता है। फिर इंसिस्टेशन की प्रोसेस के बाद हमारी मल्टीपल बाइनरी फिजन में क्या आता है? हमारी आती है स्पोरुलेशन वाली प्रोसेस। ये क्या होता है? इंसिस्टेशन तो हमारा तब हो रहा था जब अनफेवरेबल कंडीशन थी, पर स्पोरुलेशन तब होता है जब हमारी क्या आ जाती है? फेवरेबल कंडीशन आ जाती है। इसमें जो इंसिस्टेड अमीबा होता है,
इंसिस्टेड अमीबा जो होता है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है मल्टीपल फिजन के थ्रू और बहुत सारे मिनट अमीबा और शूडो डायोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये सिस्ट है ये क्या हो जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है और सराउंडिंग मीडियम में उन छोटे छोटे अमीबास को स्पोरुलेशन की प्रोसेस के थ्रू वो डिस्पर्स कर देता है। फिर एक और प्रोसेस होती है जिसको हम स्काइजोकोनी बोलते हैं। ये भी टाइप होता है मल्टीपल फिजन का जो बेसिकली प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, लीवर स्काइजोजोनी और आरबीसी स्काइनोजोनी। जब आप प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लीवर में भी ये प्रोसेस शो करता है और आरबीसीज में भी ये प्रोसेस शो करता है। फिर एक प्रोसेस आती है प्लास्टोमोनी। प्लास्टोमोनी इज द डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ। मल्टी न्यूक्लिएट होगा प्रोटोजोआ और उसको छोटी छोटी स्मॉल मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल्स में बिना न्यूक्लियर डिवीजन के डिस्पर्स कर देगा। फिर जो डॉटर है वो ग्रो करेंगी और अपनी नॉर्मल नंबर को गेन कर लेंगी। नॉर्मल नंबर किसका, न्यूक्लियाई का, और न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू। फिर उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। ये बेसिकली किस में होता है, ओपेलिना में होता है। फिर आगे हमारी बडिंग की प्रोसेस। बडिंग हमें पता है क्या होता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल छोटा सा प्रोजेक्शन होता है और बर्ड जिसको हम बोल देते हैं वो पेरेंट की बॉडी पे अराइज होना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे वो ग्रो करता है और फुली ग्रोन ऑर्गेनिजम्स की शेप ले लेता है। और जब वो फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म की तरह हो जाता है तो वो पेरेंट इंडिविजुअल से क्या हो जाता है, अलग होकर इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो बर्डिंग जो है वो किस में देखने को मिलती है, बेसिकली हाइड्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, हाइड्रा में देखने को मिलती है और किस में देखने को मिलती है, सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलती है। सिलेंट्रेट्स ही तो होते हैं, हाइड्रा सिलेंट्रेट्स में तो आती है। ठीक है, एनिलिड्स में भी, काइटोपेट्रस में देखने को मिलती है, स्पंजिस स्काइफा जो होती है हमारी उसमें देखने को मिलती है, और ट्यूनिकेट्स में भी देखने को मिलती है, ट्यूनिकेटा जिसमें सल्पा में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो बडिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्सोजीनस होती है, एक्सोजीनस और जिसमें एक्सटर्नल बडिंग होती है। इसमें जो आउट ग्रोथ होती है, छोटी सी प्रोजेक्शन जो होती है पेरेंट की बॉडी पे, वो बाहर डेवलप होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बाद में वो हमारे फुली ग्रोन ऑर्गेनिजम्स की तरह ग्रो करके और अलग हो जाएगी। और ये बेसिकली किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमारा हाइड्रा है उसमें यहाँ पे बर्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो फुली ग्रोन ऑर्गेनिजम्स की तरह फॉर्म हो जाएगा और पेरेंट्स की बॉडी से अलग होकर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल की तरह वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगा। एंडोजीनस और इंटरनल बडिंग कब होती है, ये फ्रेश वाटर स्पंजिस स्पंजिला में होती है बेसिकली। ठीक है, क्या होता है हमारा वो यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है, स्पिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और मैरिन स्पंज में भी होती है, साइकोन वगैरह में होती है। ठीक है, इसमें पेरेंट इंडिविजुअल एक स्पेशलाइज्ड मास फॉर्म करता है सेल का, जो एक गैम्यूल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो एक इन्वलप के थ्रू इनक्लोज्ड कर रखे होते हैं और उस प्रोसेस को गैम्यूल और गैम्यूल बोलते हैं। ठीक है, गैम्यूल फॉर्मेशन। और फिर जो हर एक गैम्यूल है वो एक ऑफस्प्रिंग गैम्यूल की फॉर्मेशन करता है इंटरनल बर्ड के अंदर। और ये जो बडिंग है ये एंडोजीनियस बडिंग कहलाती है, साइकन और स्पॉन्जिला में बेसिकली। स्पॉन्जिला हमारी फ्रेश वाटर स्पंज है और साइकन हमारी मैरीन वाटर स्पंज है। फिर बात की जाए स्पोर्स की, तो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन फंगाई में देखने को मिलता है, और फंगाई में देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो स्पोर्स के थ्रू जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, कोनिडा के थ्रू पेनिसिलियम में, बर्ड के थ्रू हाइड्रा में, जेमिल्स के थ्रू स्पंज में। ठीक है, सेम ही है। और अगर बात करें प्लांट्स में तो यूनिट जो होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जैसे रनर्स होते हैं, राइजोम्स हमारे किसमें, जिंजर वगैरह में देखने को मिलते हैं, सक्कर्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं हमारे पोटैटो वगैरह में, ऑफसेट बल्ब्स देखने को, लीव्स हमारे ब्रायोफाइलम में देखने को मिलते हैं। फिर आ जाता है हमारा सीजनल और नॉन सीजनल फिनोमिना किसका, रिप्रोडक्शन का। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने सीजनल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और सीजनल फ्रूट देते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे गोट होती है, शिप होती हैं, वो हमारी सीजन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन करती हैं। बट अगर मैमल्स का केस लें, ह्यूमन्स का केस लें, तो वो सीजनली रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो किसी भी सीजन में रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बर्ड्स का एग्जाम्पल लूँ तो वो अपने एग को सीजनली डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं प्लेसेंटल मैमल्स की, वो एक साइक्लिक चेंज एग्जिबिट करती हैं, उनकी ओवरीज में चेंज आता है जिसकी वजह से वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं, एसेसरी डक्ट में आता है चेंज, फेलोपियन ट्यूब वगैरह में, यूट्रस में चेंज आता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर्म होती है ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिपॉजिट हो सके। और कुछ हार्मोनल एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन में चेंज आता है रिप्रोडक्टिव फेज के बाद प्लेसेंटल मैमल्स में। ठीक है, जैसे काऊ होगी हमारी, ह्यूमन्स हो गए, और जैसे हमारा माउस वगैरह होगा, कैट वगैरह होगी। अगर नॉन प्राइमेट मैमल्स की बात करें जैसे काउ, शिप, रैट, डियर्स, डॉग, टाइगर, तो इसी में ये जो साइकिल है हार्मोनल चेंज की और ये साइक्लिक चेंज की, इसको ओयस्टर साइकिल बोला जाता है। और प्राइमेट में, मंकीज़ में, एप्स में, ह्यूमंस की बात करें तो इसमें हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ये है कि यहाँ पे ओस्ट्रस साइकिल किस में देखी जाती है, काउस में, शिप में, रैट्स में, डियर्स में, डॉग में, टाइगर में और नॉन प्राइमेट मैमल्स में। और प्राइमेट में जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस होते हैं उसमें क्या देखी जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। फिर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ये साइकिल है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो एग्जिबिट करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिप्रोडक्शन है वो पर्टिकुलर सीजन में होता है, जैसे शिप में, डियर्स में और डॉग में, और ये सब देखने को मिलता है। वो बेसिकली हमारे थोड़े ही हॉट वेदर में क्या करती हैं, उनमें हॉट साइकिल आती है जिसको हम ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, जिसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती है और उसके बाद वो जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज होती है ये उनकी पूरी लाइफ टाइम चलती है, इसलिए उनको कॉन्टीन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। जैसे अगर बात करें एप्स की, मंकीज़ की, ह्यूमंस की, तो ये कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स हैं, बट ये जो होते हैं ये बेसिकली सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। बट काऊ को तो नहीं कह सकते हम सीजनल ब्रीडर है, बट स्टिल आपने देखा होगा कि जो समर सीजन होता है उसमें वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो जो विंटर सीजन होता है उसमें वो रिप्रोड्यूस करती हैं। तो जो समर सीजन है उसमें मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ये एक कॉमन केस है क्योंकि वो सीजनल रिप्रोड्यूसर हैं, बट आर्टिफिशियली भी उनको रिप्रोड्यूस करवाया जा रहा है इस वजह से क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो प्लांट्स में भी ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है ये सीजनली वेरी करती हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावर और फ्रूट देते हैं, कुछ होते हैं जो सीजन में एक बार देते हैं, कुछ होते हैं जो थ्रू आउट सीजन देते हैं। अगर मैं बात करूँ हैबिस्कस की तो वो सदाबहार है, वो हमेशा ही फ्लावर देता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीजनली देते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ रोज़ की, वो भी सीजनली फ्लावर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मस्टर्ड की तो वो भी सीजनली है ना। तो कुछ तो प्लांट्स में दो फेज में डिवाइड किया गया है, जो नाइल फेज जो उनकी बेसिकली ग्रोथ फेज होती है, एक वेजिटेटिव फेज जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है। बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है वो 3-4 ईयर्स जीते हैं, कुछ 10 ईयर्स जीते हैं, कोई 15 ईयर्स जीते हैं। तो उस टाइम पे वो बहुत मल्टीपल टाइम्स में अपने फ्रूट्स और फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें उनकी जो जुनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज के बीच की जो फेज है उसको बोल दिया जाता है सेंसेंट फेज, मतलब वो डोरमेंट स्टेज आ जाती है, मतलब कि वो सर्वाइव तो कर रहे हैं पर रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक अनयूजुअल फिनोमिना देते हैं, जैसे बैम्बू स्पीसीज है जो 13-15 ईयर्स रह जाएगी पर वो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर देगी, उसके बाद वो डेड हो जाता है। ऐसे ही स्ट्रोबिलांथस क्युंथियाना, जिसको नीला कुरंजी बोलते हैं, इसने एक ही बार फ्लावर दिया 12 ईयर्स में। सितंबर से अक्टूबर 2004 में इसको आइडेंटिफाई किया गया कि भाई इसने 12 साल में एक ही बार फ्लावर दिया है। ठीक है, तो 12 ईयर्स में ये एक बार फ्लावर देती थी। कुछ अनयूजुअल फिनोमिना है देन द जुलाइन एंड वेजिटेटिव फेज, क्योंकि हमने अभी तक ये आइडेंटिफाई किया है कि प्लांट्स में जुलाइन और वेजिटेटिव फेज आती हैं, बट कुछ प्लांट्स ये अनयूजुअल स्पीसीज हैं जो एक ही टाइम में या फिर बहुत सारे साल के बाद एक टाइम में वो अपने फ्लावर्स और फ्रूट और बोले तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को शो करते हैं। अभी हमें पता है अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है जो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और जब ये गैमेट फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं और जो ये फ्यूजन की प्रोसेस है इसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फिर ये जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये एम्ब्रियोजेनेसिस करता है जिसमें ये एम्ब्रियो को ग्रो करता है और फिर उसकी आगे डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंटल स्टेज आती है, उसके बाद एक फिटस डेवलप होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको सिनजेनेसिस भी बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूँ आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एम्फिगोनी एंड कंजुगेशन। तो एम्फिगोनी की मैं बात करूँ तो इसमें कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन होगा 2 गैमेट्स का। मान लो ये ओवा है और ये स्पर्म है, स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये ओवा का न्यूक्लियस है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। तो दोनों का जो फ्यूजन है वो कंप्लीट होगा, दोनों का जो क्रोमोजोम है वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाएंगे और डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है ओवा का और स्पर्म का वो सेम पेरेंट्स सेम पेरेंट क्या हो सकता है, डिफरेंट पेरेंट्स से भी हो सकता है और सेम पेरेंट्स से भी हो सकता है। तो ये जो एम्फीगोनी जो है इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है सिनगैमी में। सिनगैमी का मतलब है कि 2 फ्यूजन होना 2 इंटायर गैमेट्स का जिसमें उनका साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो जाएगा। सिनगैमी में क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो जाएगा और न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, कंप्लीट फ्यूजन होगा। इसमें क्या बोला हमने, कंप्लीट न्यूक्लियाई फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, वही बात है, बस थोड़े से वर्ड्स को मॉडिफाई किया गया है। तो ये जो फ्यूजन है न्यूक्लियस का जाइगोट फॉर्म करने के लिए, इस फ्यूजन को बोला जाता है सिन कैरियन। सिन कैरियन इस वजह से, सिन मतलब यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो ये जो सिनगैमी होती है इसको सिन कैरियन भी बोलते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, ये होती है हमारी यहाँ पे आगे
एंडोगेमी, एंडोगेमी जिसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फ्यूजन होता है टू गैमेट्स का, मतलब कि सेम पेरेंट्स के दो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, ये बेसिकली हर्माफ्रोडाइट में होगा और यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिजम्स में होगा, क्योंकि एक ही पेरेंट के गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका टीनिया सोलियम, ठीक है। एक्सोगेमी कब होगी, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, दो गैमेट में होगा जो डिफरेंट पेरेंट से होंगे, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब पेरेंट अलग अलग होंगे। तो ये किस में होगा, ये बाई पेरेंटल में होगा। जैसे ह्यूमंस में होता है, एक मेल एक फीमेल होता है, उनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग में भी ऐसा ही होता है, एक मादा फ्रॉग होता है, एक मेल फ्रॉग होता है। दोनों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें, वाटर में वो डिस्पर्स कर देते हैं अपने ओवा स्पर्म्स को, और वहाँ पे वो फ्यूज़ करके फिर मदर के अंदर वो एम्ब्रियो ग्रो करती है। आइसोगेमस, सॉरी, मदर के अंदर नहीं ग्रो करती, वो वाटर में ही ग्रो करती है। लार्वा टेडपोल लार्वा फॉर्म हो जाता है, उसके बाद वो अपनी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू हमारे फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। फिर होती है आइसोगमी, जहाँ पे गैमेट सिमिलर मोर्फोलॉजी के होते हैं। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे, क्योंकि मोनोसिस्टिस में ये ऐसा होता है, क्योंकि उनकी जो मोर्फोलॉजी है गैमेट्स की सेम होती है, इसलिए उनको आइसो मतलब सेम, गैमे गैमी मतलब गैमेट्स, तो आइसोगैमेट्स मोनोसिस्टिस में होता है। तो यहाँ पे हमने देखा सिन गैमी, सिन मतलब फ्यूजन होना, गैमेट्स का फ्यूजन होना मतलब न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना। तो ये एंडोगेमस जब होगा, जब एक ही ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, यूरिपेरेंटल में हो रहा है, मतलब हेर्माफ्रोडाइट्स में हो रहा है, टेनिया सोलियम की बात की। एक्सोगेमस जहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, तो अलग अलग पेरेंट होंगे, जैसे बाईपेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन के केस में। आइसोगेमस जहाँ पे गैमेट सेम होंगे। फिर होता है एन आइसोगेमस और हिट्रोगेमस, जहाँ पे फ्यूजन क्या है, डिफरेंट साइज और बिहेवियर के ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये भी ह्यूमन के केस में होगा, कि ओवा जो होता है वो लार्ज साइज का होता है, और जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, और कैसा होता है हमारा, स्मॉल साइज का होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है, मोर्फोलॉजी है, साइज, ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए एन आइसोगेमस और हिट्रोगेमस यहाँ पे हम इसको बोलेंगे। ये प्लाज्मोडियम और वर्टिब्रेट्स में होता है। फिर कुछ स्पेशल फॉर्म्स आती हैं सिनगेमी की, जिसको हम न्यूटेनी बोलते हैं। न्यूटेनी का मतलब होता है लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन करने की कैपेबिलिटी। ये होती है सालामेंडर में। बेसिकली क्या होता है, जो लार्वा के गिल्स हैं वो रिटेन रह जाते हैं एडल्ट ऑर्गेनिजम्स में भी। एक होती है पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस और पेडोमॉर्फोसिस, ये भी, इसमें भी क्या होती है, इसमें जो हमारा लार्वा होता है, यंग लार्वा, वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, मतलब जो गोनाड्स हैं वो हमारे लार्वल फॉर्म में ही डेवलप हो जाते हैं। ये किस में होता है, बेसिकली सालामेंडर, सालामेंडर एक्सोलोटल लार्वा में होता है, और लीवर फ्लूक रेडियल लार्वा में भी होता है, गॉल फ्लाई में भी ऐसा होता है। पोली एम्ब्रॉयनी का अगर मैं बात करूँ, पोली एम्ब्रॉयनी की, तो इसमें जो ब्लास्टोमर फॉर्म होता है वो जाइगोट के डिवीजन से फॉर्म होता है। तो वो अर्ली स्टेज में ही वो जो ब्लास्टोमर है वो सेपरेट हो जाता है, और जो वो सेपरेट जो सेल्स हैं ब्लास्टोमर की, वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती हैं। तो इसको बोला है पोली एम्ब्रॉयनी। तो ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है, फैशियोला लीवर फ्लूक में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, जो पोली एम्ब्रॉयनिंग है वो ह्यूमंस में तो नहीं होती, बट ह्यूमन का अगर जाइगोट डिवाइड हो जाता है तो वो भी हमारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस को डेवलप कर देता है। फुली डेवलप ऑर्गेनिजम्स में वो उनको डेवलप कर देता है। बट ह्यूमंस के केस में ये डिपेंड करता है कि जो जाइगोट है वो किस स्टेज में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो जाइगोट है वो उसमें जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स जो हम बोलते हैं जिसको टोटी पोटेंट सेल्स, जो कैपेबल होती हैं एवरी टाइप की सेल को डेवलप करने में, जब तक वो रहेंगी तब अगर जाइगोट डिवाइड हो रहा है तो फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। अगर बाद में डिवाइड हो रहा है तो हमारा ऑर्गेनिज्म फुली डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारी जो सेल लेयर है, गैस्ट्रुलेशन वगैरह की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में अगर होता है तो हमारा नॉर्मल ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। फिर हम बात करते हैं कंजुगेशन की। कंजुगेशन एसेलुलर प्रोटिस्ट एनिमल जैसे पैरामीशियम वगैरह में देखने को मिलता है, जिसमें एक को हम मेल मान लेते हैं, एक को हम फीमेल न्यूक्लियाई मान लेते हैं, और वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म करके अपने मटेरियल को वो चेंज करते हैं। फिर जैसे ही उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है तो ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन की जो प्रोसेस है इसको कंजुगेशन बोला गया है, और इसी को बोला जाता है कि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, बट बेसिकली ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट होती है हमारी एक प्रोसेस जिसको पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। पार्थिनोजेनेसिस का बेसिक मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के एक ऑर्गेनिज्म अपने जो एग हैं उनको फुल्ली डेवलप ऑर्गेनिजम्स में क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इसको हम विर्जिन बर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि मेटिंग के बिना जब एक ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। रिसेंटली इसमें जो रिसर्च हुई है वो हुई है हमारी मोनिटर लिजार्ड में,
ठीक है, कोमोडो ड्रैगन्स में बेसिकली हुई है। कोमोडो ड्रैगन में क्या हुआ, ये देखने को मिला कि जो कैप्टिव ब्रीडिंग में रखी गई, कैप्टिव ब्रीडिंग वो होती है जैसे जू वगैरह में हम किसी ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जो वनरेबल कैटेगरी में है या जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे या जो थ्रेट है जिसको, है ना, तो उसको हम कैप्टिव ब्रीडिंग में रखते हैं ताकि उसको रिप्रोड्यूस कराया जा सके और उसके जो ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका प्रॉपर ध्यान रखा जा सके, जिसको हम रेयरिंग बोलते हैं, और फिर उनको हम वाइल्ड में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कोमोडो ड्रैगन में ये देखा गया कि उसने कभी भी मेटिंग नहीं की थी, पर उसने क्या किया, जो oogenesis के टाइम पे जो ओवा है वो डिवाइड होता है, तो उस टाइम पे हमारी पोलर बॉडीज़ जो फॉर्म होती हैं उन पोलर बॉडीज़ को वो एज ए स्पर्म यूज़ करती है और क्या प्रोड्यूस कर देती है, एक लाइव ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देती है। तो जो पोलर बॉडी एज ए स्पर्म यूज़ करती है ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, तो इसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सारे मेल होते हैं। फिर उसके बाद वो अपने ही बच्चों के साथ क्या करती है, मेटिंग करती है और आगे प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाती है और एक पॉपुलेशन को वो मेंटेन कर लेती है। तो ये जो सोलिटरी होती हैं कोमोडो ड्रैगन्स वो ऐसा करती हैं, पर ये बहुत ही रिसेंट रिसर्च है। तो अगर पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो जो पार्थिनोजेनेसिस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मॉडिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें एग बिना कंप्लीट फर्टिलाइजेशन के और बोलें तो बिना मीटिंग के रिप्रोड्यूस करता है। तो ये डिस्कवर किसने की थी, बोनेट ने डिस्कवर की थी 1745 में। ठीक है, बहुत सारे नॉन वर्टिब्रेट्स में होती है, जैसे रोटीफॉर्स में होती है, फिट्स, बीस और क्रस्टेशियंस। बस कुछ वर्टिब्रेट्स में भी होती है, जैसे मैंने बात की कोमोडो ड्रैगन की जो कि एक रेप्टाइल है, मॉनिटर लिजार्ड जिसको हम बोलते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस भी टू मेन टाइप्स की होती है, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो एक रेगुलर फिनोमिना होता है, मतलब नेचुरली ओक्योर होता है। इसमें हम डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं, जैसे कंप्लीट ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस जो कंप्लीट होती है, इसमें जो मेल होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, फीमेल पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप करती है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के वो अपने ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करती है, रिप्रोड्यूस करती है, जैसे रोटीफर्स में ये देखने को मिलती है और स्मॉल लिजार्ड्स में देखने को मिलती है। कुछ कोकेशियन रॉक लिजार्ड में भी देखने को मिलती है, विप टेल जो विप टेल लिजार्ड है अमेरिका की उसमें भी देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस जब होती है जब कुछ एनिमल्स में दोनों सेक्सुअल और पार्थिनोजेनेटिक इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हो, जब उनमें ये जो प्रोसेस है वो अल्टरनेट हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कोमोडो ड्रैगन की, तो जो कोमोडो ड्रैगन है उसमें क्या होता है, उसमें अगर वो मेल के साथ प्रेजेंट है तो वो फर्टिलाइजेशन रिप्रोड्यूस करेगी, पर अगर वो सोलिटरी है तो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करती है। ऐसा हनी बी में भी होता है, जब हनी बी में जो हमारी क्वीन बी है वो डेड हो जाती है तो दूसरी जो वर्कर बी है वो हार्मोन उनको सिग्नल मिलता है, अलार्म जो उनको सिग्नल मिलता है, जिसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना स्टार्ट कर देती है और क्वीन बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है और मेटिंग करती है ड्रोन्स के साथ और फिर वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करती है। एक होता है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, ये कुछ हम कैप्टिव ब्रीडिंग में करवाते हैं ह्यूमंस वगैरह, जैसे एग होते हैं कुछ एनिमल्स के, एनिलिड्स के, मलस्क के, स्टार फिश, फ्रॉग, हैंड, रैबिट एक्सेट्रा, ये इंड्यूस किए जा सकते हैं पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल स्टिमुलाई के थ्रू। ये फिजिकल स्टिमुलाई भी हो सकता है, जैसे नीडल, इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज करके, पीएच में चेंज करके भी ऐसा करवाया जा सकता है, और केमिकल भी हो सकते हैं, जैसे यूरिया देके, किसी को फैटी एसिड देके और क्लोरोफॉर्म देके उनको पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ये भी टू टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स। तो एक होती है आर हिनोटोकी जिसको हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें जो एग ग्रो करेगा वो हैप्लॉइड मेल्स फॉर्म करेगा। एरेक्निड्स में ऐसा होता है जिसमें हमारी क्या आती है, स्पाइडर वगैरह आती हैं, और इंसेक्ट्स में जिसमें हमारी हनी भी आती है उनमें ऐसा होता है। थिलोटोकी जो डिप्लॉइड हमारे एग प्रोड्यूस करेंगे और वो ग्रो होगा बिना फर्टिलाइजेशन के और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएगा, जैसे गाल फ्लाई में होता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स। हमें पता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें हमारा एग जो होगा वो फीमेल बाहर वाटर में उसको डिस्पोज कर देगी, जैसे फ्रॉग में होता है। फिर फ्रॉग में क्या होता है, जो फीमेल होती है उसका एग को वो रिलीज़ कर देती है वाटर में, वाटर बॉडीज़ में, और जो फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म्स को वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देता है और फिर वो वाटर में ही क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और टेडपोल लार्वा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, पर इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि हमारा जो स्पर्म है और जो ओवा है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही लाइव रह पाते हैं, और उनका जो पीएच है और जो वाटर बॉडी का टेम्परेचर है और जो उनकी फेवरेबल कंडीशन है, आइडेंटिकल कंडीशन उन्हें मिल पाती है फर्टिलाइजेशन होने के लिए या नहीं, और वो जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करने के कैपेबल रह पाता है या नहीं। तो ये जो प्रोसेस है इसकी काफ़ी डिसएडवांटेज भी है। तो ये ओबलिया और फ्रॉग में होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे मैमल्स में होता है, एग फीमेल की बॉडी में ही रहता है, तो जो यहाँ पे स्पर्म होते हैं वो फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं, जिसके बाद वो फर्टिलाइज जब होगा स्पर्म तो वो क्या कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी में ही होगा। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो वो एम्पुला में होते हैं, फेलोपियन ट्यूब के बर्ड्स में भी क्लोएका के थ्रू वो जो स्पर्म है वो इंजेक्ट करवाए जाते हैं। कटल फिश में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत सारे फिशेस में भी, अदर फिशेस में भी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर हम बात करें कुछ अदर टर्म्स की, तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है ब्लास्टोजेनेसिस, और एक टर्म आती है हमारी यहाँ पे जिसको बोला जाता है
हम एम्ब्रियोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस होती है जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे बर्ड और फ्रेगमेंट से फॉर्म हो रहा है, उस बर्ड और फॉर्मेशन फ्रेगमेंट से फॉर्म होने के बाद जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आगे फर्दर डिवाइड करके एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है तो उसको ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस तब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट फॉर्म होके आगे माइटोसिस डिवीजन होके और वो अपनी पूरी एम्ब्रियोनिक स्टेज को कंप्लीट करके डेवलपमेंटल स्टेज को पूरी करके एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, वो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। फिर आगे कुछ टर्म्स आती है, जैसे हमारी आती है डायोसिस और यूनिसेक्सुअल। डायोसिस मतलब दो होंगे, दो सेक्स होंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेक्स होगा। दोनों टर्म्स का एक ही मीनिंग है। इसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल होंगे एक स्पीसीज के, जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब यही है, एक सेक्स अलग होगा दूसरा सेक्स अलग होगा, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें दो सेक्स होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल में, दो सेक्स डिफरेंट इंडिविजुअल का मतलब ये है कि जो मेल होगा वो अलग इंडिविजुअल होगा और जो फीमेल होगी वो अलग इंडिविजुअल होगा। जैसे ये किसके केस में होगा, ह्यूमंस के केस में भी ऐसा होता है, मैमल्स के केस में भी ऐसा होता है, बर्ड्स के केस में भी ऐसा। बर्ड्स में देखते हैं ना हम किसको, स्पैरो को देख लो, कैटल एग्रेट को देख लो, और किसको और इसको देख लो, हमारी मैना को देख लो। ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल सेक्स फॉर्म करते हैं। बाईसेक्सुअल और हेर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस एक होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो टेस्टिस होगा और जो ओवेरीज होंगे वो दोनों ही एक ही इंडिविजुअल में होंगे। ये किस में होगा, अर्थवॉर्म में ऐसा होता है, टीनिया सोलियम में ऐसा होता है, लीच में भी ऐसा होता है जो हमारे बफेलो वगैरह को का ब्लड सक करती हैं, फेसियोला में भी ऐसा ही होता है ना, हर्डमेनिया में भी ऐसा ही होता है, और मिक्सिन जो हमारी उसमें भी ऐसा ही होता है। फिर हमारा आता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो मॉर्फोलॉजी है दो सेक्सेस की, एक ही स्पीसीज के दो सेक्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग होगी। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो जो मेल की मॉर्फोलॉजी है वो फीमेल की मॉर्फोलॉजी से अलग होती है, इसी को डाइमॉर्फिज्म बोला जाता है। जैसे एस्केरिस में फीमेल और मेल में डिफरेंस होता है, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है, एक थोड़ा थिक होता है, ब्रॉड बोले मोटा बोले, और एक हमारा थिन होता है। ऐसे ही ह्यूमन्स के केस में होता है, तो इसको बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हमारा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से इवेंट आते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस आता है। ये प्रोसेस होती है हमारे गैमेट फॉर्म करने की प्रोसेस, जैसे मेल गैमेट स्पर्म फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट हमारा ओवा फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस में डिवाइड की जाती है और हमारी oogenesis में डिवाइड की जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म डेवलप होता है, oogenesis जिसमें फीमेल का ओवा डेवलप होता है, ठीक है। और ये सेक्सुअली जो मैच्योर होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमंस के केस में होता है, अदर जो हमारे प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उनमें भी ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमें पता है जो एग होता है, एग का न्यूक्लियाई और जो हमारा स्पर्म होता है उसका न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या करता है, फ्यूज़ करते हैं, और दोनों फ्यूज़ करके क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। और जाइगोट में क्या होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, और हमारा एग और जो स्पर्म होता है वो दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। फिर क्या होता है, हमारा जो जाइगोट है वो माइटोसिस डिवीजन शो करता है। माइटोसिस डिवीजन के बाद वो माइटोसिस डिवीजन उसमें चलता ही रहता है, ब्लास्टोमर्स हमारा ओरुला गैस्ट्रोला ये सारी स्टेज चलती हैं, जिसके बाद जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेज। फिर उसके बाद जब वो सेल पूरी डिवाइड हो लेंगी अलग अलग सेल्स में, उसके बाद वो जुड़ के टिश्यू ऑर्गन्स बनाएंगी और डेवलपमेंट प्रोसेस पूरी होकर वो फिटस और हमारा क्या जनरेट कर देंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है इनको मैं अपनी अपकमिंग वीडियो जिसमें मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूँगी और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँगी, उसमें मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी अगर हम यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करें तो ह्यूमंस में कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46, मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हाउस फ्लाई की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 6 पेयर्स होते हैं। और रेट में कितने होते हैं, हमारे 21 पेयर होते हैं। और डॉग की बात करें तो 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फ्रूट फ्लाई जिसको मैं ड्रोसोफिला बोल रही हूँ, जो हमारी बनाना वगैरह पे आती है, 8 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एप्पल में 34 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। राइस की बात करें तो 12 पेयर होते हैं उसमें क्रोमोसोम के। मेज़ की बात करूँ तो 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पोटैटो की बात करूँ तो 24 पेयर होते हैं। बटरफ्लाई की बात करी जाए तो उसमें 380 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट पेयर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अनियन की बात करूँ तो 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की ये सारे एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे डिस्कस किया है। अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं क्रोमोसोम, पर हम इतने रिमेंबर भी नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन माइंड ही तो है, वी आर नॉट कंप्यूटर। सो
यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किया वो एनसीईआरटी से लिया है। तो उसके बाद हम बात करें अगर एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में भी ऑर्गेनिजम्स को ओवीपेरस और वीवीपेरस के बीच पे यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ओवीपेरस वो होते हैं हमारे जो क्या करते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे हमारे एग देते हैं और बर्ड्स देते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी हमारे एग देते हैं। तो ओवी मतलब एग, वीवी मतलब फुली यंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारे बात करूँ मैं यहाँ पे मैमल्स की, डॉग है हमारे, जितने भी कैट हैं और हमारे बफेलो है और ह्यूमंस हैं, वो सब क्या करते हैं, फुली ग्रोन हमारा यंग वंस देते हैं। अब ये बात तो हो रही थी कि एनिमल्स के केस में। अगर मैं प्लांट की यहाँ पे बात करूँ तो प्लांट्स में क्या होता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट वो किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एंड और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल वो किस में डेवलप होता है, सीड में डेवलप होता है। तो जो ओवेरी होती है, ओवेरी वो फ्रूट फॉर्म करती है। और जो ओवेरी की कवरिंग होती है बाहर, जैसे अगर एग है, एग के अराउंड क्या होती है, कैलकेरियस कवरिंग होती है, ठीक है। अगर हम एम्ब्रियो के अराउंड देखें तो कोरियन, एलेंटॉइस और ये योक सैक, ये सब प्रेजेंट होता है। और ऐसे ही जो ओवेरी होती है फ्रूट प्लांट्स के केस में, उसके अराउंड भी एक कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्प बोला जाता है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और जो हमारे ओवल होते हैं वो सीड का काम कर देते हैं, ठीक है। तो guys, if you like my video then please thumbs up, share, subscribe, comment, and in my upcoming video I will explain about human reproduction. So thank you so much for watching my videos.